नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर और 9 अक्टूबर को ऑल शिफ्ट में जीके जीएस के जो भी क्वेश्चंस आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में आए थे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। साथियों, ये वीडियो आपके लिए आगे आने वाली शिफ्टों में जो एग्जाम है, आपका एग्जाम अगर आगे शिफ्टों में लगा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। मेरी बात को सीरियसली लीजिएगा और वीडियो कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों के आधार पर नए प्रश्न क्रिएट होंगे, निश्चित तौर पे जान लीजिए क्रिएट होंगे। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे प्रश्न 7, 8 और 9 अक्टूबर को आए थे। पहला प्रश्न है कि स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किसकी जयंती पर शुरू किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है महात्मा गांधी। ठीक है ना। स्वच्छता अभियान का लोगो जहां भी देखेंगे आप देखेंगे उसमें महात्मा गांधी का ऐनक बना हुआ है। गोल चश्मा महात्मा जी पहनते थे, गोल। ठीक है, तो बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक, तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर किया था। आपसे पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी की किस जयंती पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी? तो 150वीं जयंती। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सीके नायडू। भारतीय क्रिकेट टीम को साल 1932 में टेस्ट क्रिकेट का दर्जा मिला था। उस वक्त टीम इंडिया का पहला कप्तान उस खिलाड़ी को बनाया गया जिसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 11,000 से ज्यादा रन और 400 से ज्यादा विकेट हासिल किए थे। किसने हासिल किया था? सीके नायडू ने। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस मणिपुरी नर्तक को वर्ष 2014 के लिए टैगोर सांस्कृतिक समरसता पुरस्कार दिया गया? जिसका जो राइट आंसर है वो है राजकुमार सिंहजीत सिंह। ठीक है, राजकुमार सिंहजीत सिंह जो है एक मणिपुरी नर्तक हैं और इनको 2014 में टैगोर सांस्कृतिक समरसता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, अगर आपसे अब ये 2014 पुरानी बात हो गई, अगर आपसे 2015 के बारे में पूछे तो 2015 में जो है बांग्लादेश की सांस्कृतिक संगठन है छाया नौत को दिया गया था। 2016 की अगर बात करें तो भारत के मूर्तिकार राम बंजी सुतार को दिया गया था। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न है कि भरतनाट्यम नृत्य के पुनरुद्धार का श्रेय किस नृत्यांगना को दिया जाता है? ठीक है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है। नाम को ध्यान रखिए, रुक्मिणी देवी अरुणडेल। ठीक है, जिसको एक आपका नृत्य है ना जिसको सधीर अट्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सधीर अट्टम। ठीक है, उन्होंने मंदिर नर्तक देव दासियों के बीच प्रचलित भरतनाट्यम की एक विधा साधिर के पुनरुत्थान और पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाई, मतलब साधिर नृत्यम। ठीक है, उन्होंने कलाक्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की जो भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए संस्थान है। रुक्मिणी देवी अरुणडेल को 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया? इसका जो राइट आंसर है वो है शुंग वंश। ठीक है, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश ने मगध पर शासन किया था। शुंग वंश का जो पहला शासक था वो पुष्यमित्र शुंग था। ठीक है, उन्होंने 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके मगध पर शासन करना शुरू किया था। शुंग वंश का शासन की अगर बात करें तो लगभग जो है 112 सालों तक जो है शुंग वंश के राजाओं ने शासन किया मगध पर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 46 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 46 का जो संबंध है ना वो डीपीएसपी से है। ठीक है, लेकिन पूरी तरह से डीपीएसपी से नहीं, मतलब डीपीएसपी का एक पार्ट है, वो है खास करके जो अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जातियां हैं ना उनके हितों से जुड़ा हुआ अनुच्छेद है अनुच्छेद 46। ठीक है, क्या है इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत राज्य को इन वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने और उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाने का काम करना होता है, ये अनुच्छेद 46 से बताता है, कहता है। अगला प्रश्न है कि भारत में जनगणना किस प्रावधान के तहत आयोजित किया जाता है? तो जनगणना अधिनियम 1948, ये आपको ध्यान में रखना है। भारत में जनगणना जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत आयोजित की जाती है। यह अधिनियम भारत की संसद का एक कानून है।
महत्वपूर्ण बात है, जान लीजिए कि भारत के संविधान की जो 7वीं सूची है ना, 7वीं अनुसूची की संघ सूची मतलब प्रविष्टि 69 में जनगणना को सूचीबद्ध किया गया है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जनगणना को कहाँ सूचीबद्ध किया गया है, तो 7वीं अनुसूची की संघ सूची में प्रविष्टि नंबर 69 में जनगणना को सूचीबद्ध किया गया है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के कार्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 53। देखिए, अनुच्छेद 53 नहीं कर सकते, ठीक है। राष्ट्रपति के जो कार्य है ना, उनका वर्णन कई सारे अनुच्छेदों में है। चलिए कुछ अनुच्छेद के बारे में आपको बता देते हैं। जैसे अनुच्छेद 53 की अगर बात करें तो राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। राष्ट्रपति इस शक्ति का इस्तेमाल संविधान के मुताबिक सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के जरिए करता है, ठीक है। अगला है अनुच्छेद 60। राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति दर्शाने के लिए इस अनुच्छेद में रोकथाम, संरक्षण और रक्षा जैसे तीन क्षेत्रों का जिक्र है। अनुच्छेद 74 की अगर बात करें तो राष्ट्रपति को उसके कामों में मदद सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होती है। अनुच्छेद 123 संसद के अवकाश के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है, ठीक है। अनुच्छेद 72 की अगर बात करें तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति और कुछ मामलों में सजा को निलंबित, कम करने या परिहार करने की शक्ति से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे जो राष्ट्रपति के कार्यों से संबंधित थे, जो आपको मैंने बताया है, ठीक है। अब जैसा भी ऑप्शन रहेगा वैसा आप टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के गठन के बारे में वर्णन है? तो अनुच्छेद 366 24 और अनुच्छेद 366 25, ठीक है। इसमें जो है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का गठन कैसे करना है उसके बारे में वर्णन है, और इनकी पहचान और निर्धारण कैसे करना है इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 में वर्णित है, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि ललित कला अकादमी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर पवन कुमार, ये आपके ऑप्शन में था, तो इसका ये राइट आंसर हो गया, ठीक है। ललित कला अकादमी की अगर बात करें तो भारत सरकार का राष्ट्रीय निकाय ललित कला अकादमी दृश्य कला के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धियों के लिए कलाकारों को क्या करता है? ललित कला अकादमी पुरस्कार प्रदान करता है, ठीक है। यह देश में किसी कलाकार को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। पुरस्कार पाने वाले को 2 लाख रुपए, एक ताम्र फलक और एक साल दिया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि तमस उपन्यास किसकी रचना है? तमस उपन्यास जो है उपन्यासकार भीष्म साहनी की रचना है, ठीक है। इसका प्रकाशन 1973 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में हिंदुओं की आबादी सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। देखिए, भारत जो है हिंदुओं का जो है सबसे बड़ा, मतलब हिंदू धर्म जो भारत का सबसे बड़ा क्या है? धर्म है, या ऐसे कहिए कि भारत में हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। 2000 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार 966.3 मिलियन लोगों की पहचान हिंदुओं के रूप में की गई थी, जो कि देश की आबादी का 79.8% है, ठीक है। वहीं अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 95.17% आबादी जो है वो हिंदुओं की है, हिंदू समुदाय की है। अगला प्रश्न है कि गीत गोविंद की रचना किसने की? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जयदेव। जयदेव जो है 12वीं सदी के हिंदू कवि थे, उन्हीं के द्वारा गीत गोविंद की रचना की गई है। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 88 का संबंध किससे है? ठीक है, देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 88 है ना, उसके मुताबिक भारत के सभी मंत्री और महान्यायवादी को किसी भी सदन में या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में या सदन की किसी समिति में बोलने और कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार है। लेकिन एक चीज की मनाही है, वो क्या है? मत देने का अधिकार। ठीक है, ये बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन मत नहीं दे सकते हैं। ठीक है, वोट नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 105(1) का संबंध किससे है? तो संसद में वाक स्वातंत्र, ये अनुच्छेद 105(1) से इसका संबंध है। इसी के नीचे एक आता है अनुच्छेद 105(2). ठीक है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि संसद में अथवा किसी समिति में किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात अथवा दिए गए मत के संबंध में उसे किसी न्यायालय में या किसी कार्यवाही से उन्मुक्ति संविधान मतलब नहीं उसको किया जा सकता है जो है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 105(2) में इसका वर्णन है। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं? भारत में कुल 13 बंदरगाह हैं प्रमुख तौर पे, और 217 जो है गैर प्रमुख बंदरगाह हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 में इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल मैच का कौन सा संस्करण भारत में खेला गया? इसका जो राइट आंसर है वो है तीसरा। ये तो हो गई 2023 की बात। 2024 की अगर बात करें तो 2024 सितंबर 2024 में हुआ है चौथा संस्करण। ठीक है। अच्छा, ये इंटर कॉन्टिनेंटल जो कप है ना, ये इसकी शुरुआत 2018 में नेहरू कप की जगह किया गया था। ठीक है। और एक बताओ बात, और ये मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल जो कप है ये फुटबॉल से संबंधित है। अब फुटबॉल की अगर बात आ गई तो डूरंड कप डूरंड कप के बारे में चर्चा न किया जाए तो बात अधूरी रह जाएगी। तो डूरंड कप जो है ना, ये सबसे पहले इसकी शुरुआत मतलब खेला गया जो सबसे पहली बार वो 1888 में खेला गया। ये एशिया का सबसे पुराना मौजूदा फुटबॉल टूर्नामेंट है। डूरंड कप अगर पूछा जाए कि एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप कौन सा है, तो है डूरंड कप। ये दुनिया का तीसरा और सबसे पुराना टूर्नामेंट है। अगला प्रश्न है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है। तो शाहजहां इसका राइट आंसर है। मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। इसका निर्माण 1632 में शुरू हुआ और 1648 में ये पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका के केंद्रक का कौन सा भाग प्रोटीन के बनने की सूचना का स्रोत है? तो डीएनए, डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, डीएनए जो है कोशिका के केंद्रक में मौजूद डीएनए प्रोटीन बनाने की जानकारी का स्रोत होता है। अगला प्रश्न है कि एसएचजी का मतलब क्या है? क्वेश्चन भी रिपीटेड है, पिछले दिनों आया हुआ है। सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब स्वयं सहायता समूह। अगला प्रश्न है कि कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो 8.586 मीटर। अगला प्रश्न है कि शांति स्तूप में कितने परिसर हैं? तो शांति स्तूप में टोटल है 5 परिसर होते हैं। कौन कौन से? स्तूप, बुद्ध की मूर्तियां, जापानी बौद्ध मंदिर, पार्क और प्रार्थना मंदिर। ठीक है। शांति स्तूप की अगर बात करें तो बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में स्थित है। यह स्तूप रत्नागिरी पहाड़ी की चोटी पर बना है। यह स्तूप संगमरमर से बना है और इसकी ऊंचाई 400 मीटर है। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 943। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे? तो सी चंद्र मौली इसका राइट आंसर है। ठीक है। वो उस समय भारत के रजिस्ट्रार जनरल भी थे। ठीक है। 2011 की जो जनगणना हुई थी ये भारत की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। इसकी शुरुआत 1 मई 2010 को हुई थी। ठीक है। इस जनगणना का जो शुभंकर था वो था प्रगणक शिक्षक। इस जनगणना का जो आदर्श वाक्य था वो था हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। देखिए, फैक्ट जो भी बता रहा हूँ, जो महत्वपूर्ण तथ्य आपको जो भी बता रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा चीज जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ बता रहा हूँ ना, ये एग्जाम में पूछे गए हैं। कभी न कभी ये पूछे गए हैं और इनसे क्वेश्चन बनता है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आलतू फालतू चीज नहीं बता रहा हूँ आपको। ठीक है। ये ध्यान रखें, जैसे कि पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था, पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये। तो हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य, ये आदर्श वाक्य था। ठीक है। और साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में समग्र साक्षरता दर 74% थी। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य था और महाराष्ट्र दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य था और सिक्किम जो है सबसे कम आबादी वाला राज्य था। ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, अक्सर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? इंदिरा गांधी कैनाल किस राज्य में है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है राजस्थान। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। यह पंजाब के हरिके बैराज से शुरू होकर के राजस्थान के उत्तर पश्चिम में थार रेगिस्तान में खत्म होती है। अगला प्रश्न है कि भारत में हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की अगर बात करें तो कंचनजंगा। अगर आपसे पूछा जाए कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट। लेकिन यहाँ बात अगर शब्दों पर ध्यान दीजिए तो बात हो रही भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो कंचनजंगा। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? अभी पीछे आपको मैंने बताया था, क्वेश्चन पूछा गया था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सरहुल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो झारखंड आपके ऑप्शन में था, झारखंड इसका राइट आंसर हो गया। वैसे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, भारत के आदिवासी इलाकों में सरहुल मनाया जाता है। ये
मुंडा, उरांव, हो, संथाल और भूमि जो आदिवासी है ना, उनका प्रमुख त्योहार है। ये आदिवासियों के नववर्ष का प्रतीक है। बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला त्योहार है। सरहुल का जो मतलब होता है वो है वृक्षों की पूजा। अगला प्रश्न है कि माई कंट्री माई लाइफ किसकी रचना है? एल के आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी। अगला क्वेश्चन है कि एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम प्रोटीन से बने बड़े अणु होते हैं जो जीवित जीवों में रासायनिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 मतलब 5 मार्च सन 1931 को लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ था, जिसे गांधी इरविन समझौता या गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि तमिलगा व्यत्री कचगम पार्टी किसने बनाई? तो दलपत विजय इसका राइट आंसर है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन है भैया इस समय? जगदीप धनखड़। अगला प्रश्न है कि 1984 का डूरंड कप किस टीम ने जीता था? मोहन बगान इसका राइट आंसर है। डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट, जिसे डूरंड कप के नाम से जाना जाता है, की शुरुआत सर हेनरी मोर्टिमर डूरंड ने 1888 में शिमला में की थी। डूरंड कप के बारे में कुछ फैक्ट मैंने ऊपर ही बताया था आपको, वो भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि वेनिस का प्रसिद्ध यात्री कौन था? वेनिस का प्रसिद्ध यात्री था मार्को पोलो। ठीक है। मार्को पोलो एक इतालवी व्यापारी, खोजकर्ता और राजदूत था। इसका जन्म 1254 में वेनिस में हुआ था। ये जो है 1271 से लेकर के 1995 के बीच यूरोप से एशिया की यात्रा इन्होंने की। 17 साल तक चीन में रहा मार्को पोलो। ठीक है। और इस दौरान 2 बार इसने भारत की यात्रा की, मतलब 1287 से 78 के बीच, और 1291 से लेकर 92 में इसने 2 बार भारत का दौरा किया था। ठीक है। इसने अपनी यात्राओं का जो प्रतिवेदन है ना, वो मार्को पोलो की यात्रा के नाम से बुक है, उसमें इसने अपना पूरा अपने बारे में लिख रखा है, यात्राओं के बारे में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1932 का पूना समझौता किसके बीच हुआ था? पूना पैक्ट महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में। ठीक है। यह समझौता 24 सितंबर 1932 को भारत के पुणे शहर में स्थित यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। इस समझौते के जरिए ब्रिटिश भारत की विधायिका में दलित वर्ग के लिए चुनावी सीटें आरक्षित की गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी घटना 1919 की एक प्रसिद्ध घटना है? देखिए 1919 में रेवोल्ट एक्ट भी आया था, और 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में यह हत्याकांड हुआ था। ठीक है। वैसे ऑप्शन में रेवोल्ट एक्ट था मेरे ख्याल से, तो वही उसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2023 में आंध्र प्रदेश का 24वां राज्यपाल किसे बनाया गया? तो न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर को। ठीक है। विश्वभूषण हरिचंदन के जगह जो है न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का 24वां राज्यपाल नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है कि होलिका दहन होली के कितने दिन पहले मनाया जाता है? कितना आसान क्वेश्चन है, 1 दिन पहले ना। अगला प्रश्न है कि एशियन हॉकी कप 2023 किसने जीता? इसका जो राइट आंसर है वो है भारत। किस राजा ने हर्षवर्धन की बहन राजश्री से विवाह किया था? तो ग्रह बर्मन इसका राइट आंसर है। ग्रह बर्मन जो है ये कन्नौज के मौखरी वंश से था इसका संबंध। ठीक है। इसने राजा हर्षवर्धन की बहन राजश्री से विवाह किया था। अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत में मंदिर वास्तुकला की किस लोकप्रिय शैली का प्रयोग किया जाता है? तो उस लोकप्रिय शैली का नाम है नागर शैली। ठीक है। नागर शैली में जो है जो शिखर होता है ना, ऊपर की ओर पतला होता जाता है। तो आप यूपी बिहार ये सब आप देख ही रहे हैं, मंदिर कैसे हमारे होते हैं, ये नीचे से ऊपर तरफ क्या होते हैं, पतले होते जाते हैं। ठीक है। शिखर पर आमलक या कलश स्थापित होता है, उसके ऊपर झंडा लगा होता है। नागर शैली के मंदिरों में सभा भवन और प्रदक्षिणा पथ होता है। कोई मंदिर बना हो तो मंदिर की तरफ क्या होता है, भगवान का प्रदक्षिणा करने के लिए एक रास्ता बना होता है। ठीक है। मंदिर परिसर में पानी की टंकी या जलाशय नहीं होता है। ठीक है। मंदिर आमतौर पर ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते हैं। ये सब नागर शैली की विशेषता है। ठीक है। पानी की टंकी तो नहीं मिलती है, लेकिन जलाशय कहीं कहीं मिल जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है?
तो ऑप्शन में चुनाव के दौरान वोट करना दिया हुआ था, तो ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से प्रेरित है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के जरिए संविधान के भाग 4 में शामिल किया गया था। उसमें ये 10 थे, लेकिन अब वर्तमान में अगर बात की जाए तो इनकी संख्या कितनी है, 11 है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कलामंडलम कृष्ण नायर का संबंध किस नृत्य से है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कथकली। सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाले राज्य की, ठीक है, गेहूं की बुआई का समय नजदीक आ रहा है। ठीक है, तो सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है मेरे भाई, तो होता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश गेहूं का उत्पादन करने वाला क्या है, सबसे बड़ा राज्य है, मतलब नंबर 1 पे है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुल 32.42% गेहूं का उत्पादन होता है। ठीक है, क्यों उत्पादन होता है अगर आपसे पूछा जाए, तो यहाँ की जो जमीन है वो गंगा और यमुना नदियों के कारण क्या है, उपजाऊ है। ठीक है, अब यूपी के बाद अगर बात करें तो नंबर आता है मध्य प्रदेश का, एमपी का नंबर आता है। ठीक है, इसके अलावा गेहूं के उत्पादन कर राज्य हैं, उसके बाद पंजाब का नंबर आएगा, फिर हरियाणा, फिर राजस्थान, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड का नंबर आता है क्रम से। ठीक है, अगर अब हम देशों की बात करें गेहूं उत्पादन में, तो भारत चीन के बाद गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश है, मतलब चीन सबसे नंबर 1 पे आता है। चीन जो है चावल और गेहूं दोनों के मामले में नंबर 1 पे है। अभी चावल के बारे में क्वेश्चन आपका जो एग्जाम हुआ है ना 30 और 1 में, उसमें आया था ये जो है, ठीक है, चावल के उत्पादन वाला। अब गेहूं का पूछा है, तो देखिए क्वेश्चन एक दूसरे से ऐसे रिलेटेड बनते हैं, इसलिए बार बार कहता हूं कि प्रश्न जो भी आ रहे हैं उसके आधार पर जो प्रश्न बन सकते हैं उनको जरूर से देखा करिए। अगला प्रश्न है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी रचना है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बार बार लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। अरुंधति राय इसकी राइट आंसर है। ठीक है, 1997 में अरुंधति राय के द्वारा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखा गया था, जो कि एक भारतीय लेखिका है। इस उपन्यास की कहानी की अगर बात की जाए तो यह उपन्यास 2 जुड़वा भाई बहनों के बारे में है, जो कई सालों तक पारिवारिक तनाव के कारण अलग रहते हैं और युवा अवस्था में फिर से मिलते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण बात जानने की यह है कि 1997 में इस उपन्यास को बुकर पुरस्कार मिला था, जो कि एक महत्वपूर्ण बात है जो कि पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि नौरोज त्योहार का संबंध किस धर्म से है, तो नौरोज त्योहार का संबंध पारसी धर्म से है। ठीक है, ये पारसी समुदाय का नया साल है, इसका मतलब होता है नया दिन। ठीक है, यह त्योहार फारसी कैलेंडर के पहले दिन को मनाया जाता है। यह आमतौर पर 21 मार्च को पड़ता है। ठीक है, पारसी लोग जोरोस्ट्रियल धर्म के अनुयायी हैं। इस धर्म की स्थापना पैगंबर जोरोस ने की थी। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मतलब पारसी धर्म के पैगंबर कौन है। ठीक है, पारसी धर्म किस धर्म के अनुयायी हैं, ये सब क्वेश्चन बनता है। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए यहाँ पे जो है महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे भारत में पारसी धर्म के लोग बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, कैसे आए ये, तो अरबों के हमले के बाद पारसी लोग अपना धर्म बचाने के लिए भारत आए थे। ठीक है, आज दुनिया भर में पारसी धर्म के मानने वाले करीब 1.5 लाख लोग हैं, जिनमें से 70% भारत में रहते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है 70% पारसी कहाँ रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान की तरक्की में योगदान करते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है। ठीक है, इसके तहत किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता होने पर राष्ट्रीय शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, आगे इसी को जान लीजिए, मतलब अनुच्छेद 356 के बारे में डिटेल में। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 93 जो है ना, उसी पर अनुच्छेद 356 आधारित है। ठीक है, अनुच्छेद 356 का पहली बार इस्तेमाल 20 जून 1951 को पंजाब में किया गया था। महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान में रखना है आपको। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। ठीक है, देखिए मोती मस्जिद 3 है, ये आपको ध्यान में रखना है जगह के आधार पर। एक दिल्ली में है, एक लाहौर में है और एक आपका आगरा किले में है। ठीक है, तीनों के बारे में आपको डिटेल में बता देता हूँ। पूछा आपसे वैसे आपके दिल्ली के बारे में है, तो देखिए मोती मस्जिद भारत के दिल्ली में लाल किला परिसर के अंदर 17वीं सदी की एक मस्जिद है। इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है, अब एक मोती मस्जिद जो है आगरा के किले में स्थित है, इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, और एक मोती मस्जिद लाहौर में है जो कि पाकिस्तान में स्थित है, जो कि मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा 1645 में बनवाई गई थी। ठीक है, ये लाहौर के किले में स्थित है।
अगला प्रश्न है कि आमेर के किले के निर्माण किस राजा के द्वारा कराया गया था? तो राजा मानसिंह इसका राइट आंसर है। ठीक है, आमेर के किले के निर्माण राजा मानसिंह ने 1592 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, वैसे इस किले का निर्माण जो है ना राजा कांकिल देव ने 11वीं शताब्दी में ही शुरू कर दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि शशि थरूर को किस संसदीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? तो विदेश मंत्रालय संबंधी संसदीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि क्रिकेट विश्व कप 1983 में किस भारतीय खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाया था? सर्वाधिक रन की अगर बात आएगी तो कपिल देव का नाम आएगा। ठीक है, सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी थे कपिल देव। इन्होंने इस टूर्नामेंट में कुल 303 रन बनाए थे। ठीक है, कपिल देव ने जिम्बाब्वे के खिलाफ ग्रुप स्टेज में 175 रन की पारी खेली थी। ठीक है, इस टूर्नामेंट में कपिल देव ने गेंदबाजी भी की थी। उन्होंने 8 मैचों में 3.71 इकोनॉमिक रेट से 12 विकेट लिए थे। ठीक है, वहीं अगर फाइनल मैच की बात करें, मतलब 1993 का वर्ल्ड कप का जो फाइनल मैच हुआ था उसमें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे कृष्णमाचारी श्रीकांत। ये महत्वपूर्ण बात है। देखिए यहाँ 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर ऑल ओवर मैच की बात की जाए तो कपिल देव, अगर फाइनल की बात की जाएगी तो कृष्णमाचारी श्रीकांत। ठीक है, अब बात आती है कि हाँ, इन्होंने श्रीकांत ने जो है फाइनल मैच में 57 गेंदों पर 38 रन बनाया था। ठीक है, आप ओपनिंग बल्लेबाज थे। ठीक है, इस टूर्नामेंट में भारत ने 2 बार की चैंपियन वेस्ट इंडीज को 43 रन से हराया था और मोहिंदर अमरनाथ को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। अगर पूछा जाए कि 1983 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें प्लेयर ऑफ मैच किसको चुना गया था? तो मोहिंदर अमरनाथ। ठीक है सॉरी, अगला प्रश्न है ब्रिटिश सरकार द्वारा शस्त्र अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 1878। ठीक है, इस अधिनियम के तहत भारतीयों को बिना लाइसेंस के हथियार रखना गैरकानूनी था। यह अधिनियम अंग्रेजों पर लागू नहीं था। अगला प्रश्न है कि लाफिंग गैस का सूत्र पूछा गया था, तो N2O नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रोशन माया नारायण का संबंध किस नृत्य से है? तो इसका राइट आंसर है कथक से। ठीक है, शरीर में प्रोटीन किसके लिए आवश्यक है? इस टाइप का एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो शरीर में प्रोटीन की जरूरत कई कारणों से है। ठीक है, वो सारे कारण मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, शरीर के निर्माण और मरम्मत के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। प्रोटीन हड्डियों, मांसपेशियों, त्वचा, उपास्थ्य और बालों का निर्माण और मरम्मत करने में मदद करता है। इसके अलावा ऑक्सीजन पहुंचाना। ठीक है, हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है और शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। ठीक है, अगला, प्रोटीन पाचन में मदद करता है। प्रोटीन से बने जो एंजाइम होते हैं वो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। हार्मोन विनियमन। ठीक है, हार्मोनल प्रोटीन जो होते हैं वो कई शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली, एंटीबॉडी जो प्रोटीन होते हैं वो संक्रमण और बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। ठीक है, और द्रव संतुलन बनाए रखना, शायद यही आपके ऑप्शन में था, द्रव संतुलन बनाए रखना। तो एल्बुमिन नाम का जो प्रोटीन होता है वो लसिका द्रव की गति को नियंत्रित करता है जिससे शरीर में द्रव का सही वितरण होता है। ठीक है, एक और जान लीजिए, शरीर का पीएच नियंत्रित करना। हीमोग्लोबिन अम्ल की छोटी मात्रा को बांधता है जिससे रक्त का पीएच मान सामान्य बना रहता है। तो ये प्रोटीन की पूरी गाथा मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब इस गाथा को आपको गाना है, याद रखना है। अगला प्रश्न है कि कौन सा धर्म कृषि को गलत मानता है? तो जैन धर्म। क्योंकि जैन धर्म जो है अहिंसा का बहुत ज्यादा पालन करता है। ठीक है, अहिंसा का सिद्धांत का पालन बहुत ज्यादा करता है। तो चूंकि खेती करते वक्त जो है जीव जंतुओं की, केचुओं की हत्या होती है, इसी वजह से जैन धर्म कृषि को गलत मानता है। वैसे आपका क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद का संबंध संघ और राज्य लोक सेवा आयोग से है? तो अनुच्छेद 315 इसका राइट आंसर है। गायिका नैना देवी को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था? तो 1974 इसका राइट आंसर है। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका राइट आंसर संतूर है। रटाटा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि सरकार का संसदीय स्वरूप सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? तो ब्रिटेन इसका राइट आंसर है। मतलब ग्रेट ब्रिटेन, यूके में सबसे पहले संसदीय प्रणाली की शुरुआत हुई थी। ठीक है, ब्रिटिश से संसदीय प्रणाली को दुनिया में संसदीय लोकतांत्रिक प्रणालियों का जनक माना जाता है। ठीक है, भारत की जो संसदीय प्रणाली है ब्रिटिश संसद के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि भारत में वस्त्र उद्योग को रोकने के लिए किसने अधिनियम लागू किया था? तो भैया अंग्रेजों ने। ठीक है,
मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों पर नियंत्रण रखने के लिए कई कदम उठाए थे। ठीक है, कौन कौन से कदम थे? कंपनी ने बुनकरों पर ज्यादा नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात किए। कंपनी ने बुनकरों को एडवांस पैसे दिए ताकि वो कच्चा माल और उपकरण खरीद सके और बाद में उनके क्या हो जाए, गच्चे में फंस जाएं, पैसा वापस कर नहीं पाएंगे और कब्जा कर लेंगे। कंपनी ने बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच किसके खिलाफ खेला था? इसका राइट आंसर है इंग्लैंड। भारतीय टीम ने अपना पहला टेस्ट मैच जनवरी 1932 में खेला था। सीके नायडू इसके कप्तान थे और भारत 158 रन से हार गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम किस देश में पास किया गया था? तो इसका राइट आंसर है अमेरिका। ठीक है, 1960 के दशक में अमेरिका के कृषि विभाग में औपचारिक रूप से इसे शुरू किया गया था। शून्य आधारित बजट की अवधारणा की अगर बात की जाए तो पीटर फायर ने इसको विकसित किया था। अगला प्रश्न विज्ञान से संबंधित है कि कब्ज रोकने के लिए भोजन में किस चीज की आवश्यकता है? क्या आवश्यक है भोजन में? तो रफेज मतलब रेशा। ठीक है, रेशा युक्त खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो भोजन में इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, मतलब फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ आपके भोजन में होना चाहिए, जैसे कि संतरा है, अनानास है, जामुन है। ठीक है, अंकुरित अनाज है, हाँ, दालें हैं। अगला प्रश्न है कि पेट संबंधित किस बीमारी से मोटापा बढ़ता है? ठीक है, पेट संबंधित किस बीमारी से, अगर ऐसा पूछा जाए कि किस बीमारी मोटापे की वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, तो क्वेश्चन तो समझ में आता है। मोटापे से कौन बीमारी होता है? बीपी होता है, हार्ट अटैक हो सकता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। यहाँ पूछा गया शायद आपसे कि पेट संबंधित किस बीमारी से मोटापा बढ़ता है। मोटापा बढ़ने का कारण है कैलोरी का ज्यादा सेवन, मात्र एक कारण है कैलोरी का ज्यादा सेवन। ठीक है, कैलोरी का सेवन आप ज्यादा करेंगे और काम धाम करेंगे नहीं तो क्या होगा, मोटापा बढ़ जाएगा। बहुत ज्यादा प्रसंस्कृत भोजन खा रहे हैं, उच्च चीनी वाले खाद्य पदार्थ आपको सेवन करेंगे, या उच्च चीनी वाले जो पेय पदार्थ हैं, ठीक है, जो कोल्ड ड्रिंक आप पीते हैं वो, ठीक है, उच्च मात्रा में संतृप्त वसा वाले खाद्य पदार्थ अधिक वजन का कारण बन सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, कुल मिला के इसका आंसर यही था कि कैलोरी ज्यादा अगर आप लेंगे तो मोटापा बढ़ेगा। इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 का आयोजन कब किया गया था? 9 से 18 जून 2023 को किया गया था। कहाँ किया गया था? भुवनेश्वर में किया गया था, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग की पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या गरीबी दर सबसे कम है? केरल का राइट आंसर है। नीति आयोग की पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के मुताबिक केरल में गरीबी दर सबसे कम है। इसके बाद नंबर आता है पुडुचेरी, लक्षद्वीप, गोवा और सिक्किम का स्थान आता है। अगला प्रश्न है कि लद्दाख में हर वर्ष कितनी वर्षा होती है? 50 से 70 मिलीमीटर। ठीक है, लद्दाख जो है क्या है, एक बर्फ का रेगिस्तान है। ठीक है, लद्दाख का सारा जीवन बर्फ पर निर्भर है। 50 से 70 सेंटीमीटर मिलीमीटर वर्षा यहाँ पर होती है हर साल। ठीक है, औसत वार्षिक वर्षा है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 का राइट आंसर है, 24 मार्च 1946। यह एक उच्च स्तरीय मिशन था जिसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत भेजा था। इसका मकसद क्या था? भारत की एकता को बनाए रखना और उसे आजादी दिलाना। अगला प्रश्न है कि पेलाग्रा बीमारी किसकी कमी से होता है? तो नियासिन इसका राइट आंसर है। विटामिन B3 या नियासिन, B3 को ही नियासिन बोला जाता है। विटामिन B3 या नियासिन की कमी से जो है ये आपका पेलाग्रा बीमारी होता है। पेलाग्रा नियासिन और ट्रिप्टोफैन एक प्रकार का इम्यून एसिड है की कमी से होता है। वैसे शरीर आपका जो है ट्रिप्टोफैन अपने आप बना लेता है, ट्रिप्टोफैन को नियासिन में कन्वर्ट कर देता है। बस B3 की कमी आपके शरीर में नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि 2001 में कुचिपुड़ी के लिए पद्मश्री से किसे प्रदान किया, किसे सम्मानित किया गया था? तो शोभना नायडू इसका राइट आंसर है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो DPSP जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी विशेषता अमेरिका के संविधान से लिया गया है? अभी तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे मैं आपको सारे चीज बता देता हूँ कि अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या चीजें अडॉप्ट की गई हैं। ठीक है, तो पहला है मौलिक अधिकार, दूसरा है न्यायिक समीक्षा, तीसरा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, चौथा है राष्ट्रपति पर महाभियोग, पांचवा है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कार्य, और छठवां है
सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निष्कासन, शायद यही आपके ऑप्शन में था। ठीक है, तो जैसा होगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा। सारी कहानी आपको मैंने बता दी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसदीय रूप में सरकार का मुखिया कौन होता है? तो प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। सरकार का मुखिया, देश का मुखिया नहीं, सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। और देश का प्रमुख अगर पूछ लिया जाए तो आप क्लिक करके जरूर बताइए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मनरेगा कब लागू किया गया? पूछा गया, रटा रटा क्वेश्चन है। 2006 में लागू किया गया, 2 फरवरी 2006। मनरेगा का पूरा नाम क्या होता है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, देखिए पहले चरण में देश के 200 सबसे ज्यादा पिछड़े जिलों में इसको लागू किया गया था। इसके बाद 2007-8 में इसे 130 और जिलों में शामिल किया गया। आखिर में 1 अप्रैल 2008 तक इसे पूरे देश में 593 जिलों में लागू कर दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अल्पाशी उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो केरल का उत्सव है अल्पाशी। किस मुगल शासक ने झरोखा शुरू किया था? तो झरोखा दर्शन की शुरुआत मुगल सम्राट अकबर ने किया था। ठीक है, क्या था ये? झरोखा दर्शन किलों और महलों की बालकनी से जनता को संबोधित करने का एक तरीका था। इससे जनता से आमने सामने बातचीत करना आसान हो गया था। अकबर ने अपनी उदार धार्मिक नीति के तहत झरोखा दर्शन की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है कि लाइसोसोम, राइबोसोम, केंद्रक और रिक्तिका में विषम क्या है? तो राइबोसोम क्या है? ये विषम है। अगला प्रश्न जो है मुगल काल में सैनिकों के वेतन से संबंधित क्वेश्चन था। ठीक है, देखो वैसे मुगल काल में जो सैनिक होते थे ना, जो छोटे सैनिक होते थे, उनको 400 रुपया वेतन दिया जाता था। ठीक है, वैसे मुगल काल में सैनिकों को वेतन जो है ना मनसबदारी प्रथा के तहत दिया जाता था। मनसबदारी प्रथा क्या है? सैनिकों और सेनापतियों का पद और वेतन तय किया जाता था इसी प्रथा के अंतर्गत। ठीक है, इसका मतलब होता है, ये अरबी भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है पद या रैंक। मतलब जिसका जैसा पद या रैंक होता था वैसा उसका वेतन दिया जाता था। मनसबदारों को नियुक्ति बादशाह करता था। मनसबदारों को वेतन के अलावा जागीर भी दी जाती थी। जागीरें राजस्व एकत्रित करने वाली क्या होती थी? जमीनें होती थी। अगला प्रश्न है कि भारत में ईसाई धर्म के लोगों का प्रतिशत कितना है? तो 2.3% है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन है लेसन लाइफ टाट मी अनलोंगली किसकी आत्मकथा है? तो ये अनुपम खेर, अभिनेता अनुपम खेर की आत्मकथा है। लेसन लाइफ टाट मी अनलोंगली। ठीक है, तो इसका ये राइट आंसर था। चलिए इन्हीं प्रश्नों के साथ आज के वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो मेरे भाई तो जाते जाते एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा मेरे भाई, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।